Reva Sharma, course director here, and all participants. Congratulations to you. First, you have been appointed. You have appointed, or you have just selected, and your appointment is waiting. Appointed, and now you are under 6 months. So I will use both the languages. So all would be comfortable. तो ये ऐसा है कि जब से ये जो इंसान ने मैन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप, तो ट्राइबल सिस्टम आया। आफ्टरवर्ड्स तो ट्राइब का भी हेड होता था, तो फिर ट्राइब से हम आगे कहाँ आगे, ये किंगशिप आगे। किंगशिप में भी और ट्राइब हेड और किंग्स का जो रोल था थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। ट्राइब हेड भी खुद कानून बनाने, रूल्स बनाने, खुद एडमिनिस्टर करने, सारा एलोकेशन, तो एक कम्यून सिस्टम भी प्रिवेल करता था ट्राइब में। किंग में थोड़ा सा मोनोपोली आ गई, तो वो वाली एक गवर्नेंस वो भी थी। तो आज जो आप लोग चेंज करते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, हम जब पब्लिक सर्विस एजुकेशन में तो बच्चों को पूछते थे कि जहाँ अदरवाइज आई एम नाउ इन टच विद केएस वालों, कुछ लोग आपके पंचायत सेक्रेटरी अपॉइंटेड थे, वो भी जो अपॉइंटेड थे दे वाल आल्सो, वो आगे केएस के लिए भी हम आपको भी एडवाइस करेंगे, केएस के लिए भी वो अपना ऑप्शन हो। कई हमारे पास आए थे, कई सिलेक्ट भी हुए जो पहले अकाउंटेंट भी थे, अकाउंट में थे। तो मुझे लगा पंचायत सेक्रेटरी एक बैच पहले भी आया है, जब ये पहला है, आपसे पहले भी है, आते हैं, मगर वो भी हमारे पास अभी। तो ये जो 1300 अपॉइंट हुए, वो पिछले कोर्स था ना, तो वो दे हैव आल्सो नाउ अपीयरिंग इन केएस एंड ट्राइंग टू, आपका भी है, उसमें क्या है कर सकते हैं। तो हम तो यही करेंगे कि नेक्स्ट, जैसे हमारे पास एक बार प्रोसिक्यूशन का आया, जो प्रोसिक्यूशन का, तो उनमें 49 जज बन गए। वो मौका होता है हमको, क्योंकि आप लोग नियर टू एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएंगे, नीचे देखेंगे रूरल लेवल पे, तो हम अभी आ जाते हैं मुद्दे पे। तो गवर्नेंस की बात आई, गवर्नेंस में क्या क्या है, फिर गवर्नमेंट और गवर्नेंस, और फिर गुड गवर्नेंस। ये तीनों चीजें गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट होती थी, कोई गवर्नेंस देखिए अभी क्या चेंजेस आ रही है। जो एक गवर्नेंस जो आपके सेक्रेटरी से चलती है, जो वहाँ पे है, एक आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो आप देखते हो, जो डिप्टी कमिश्नर है, जो नीचे एसडी में है, जो भी एक वो है। एक नई चीज आई है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इंट्रोड्यूस 73-74 अमेंडमेंट आई, जो आप लोग जुड़े हुए अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज सिस्टम आया। पंचायती राज सिस्टम ने एक नई चीज पैदा कर दी, जो पंचायती राज, मतलब उसमें क्या है, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, ये सेक्रेटरीट के बैठ के बात नहीं हो रही, और सेक्रेटरीट में बैठ के जो लोग हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम आ गया। अभी आपको विलेज में जाके एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी और पार्टिसिपेशन की बात आई। जो पब्लिक जो है, आपने आगे आपको आएगा, जो रूरल डिपार्टमेंट में आप हम लोग, तो उस पर पीछे हमने एक कोर्स किया था एसीबी और रूरल डिपार्टमेंट के लोगों ने जहीं टेक रखा था, एंटी करप्शन। उसमें काफ़ी हमने वहाँ पे एक एक्सप्लोर किया था कि कैसे हम लोगों को पार्टिसिपेशन, ये ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ओपननेस, और मैं इसी पे आऊँगा आरटी एक्ट में। देखिए आज वो वाली बात नहीं है कि सिंगल विंडो सिस्टम। एक बार मैंने कहीं बात की, तो एक मेरे पास IAS ऑफिसर, मैं वहाँ दिल्ली में था, तो सर क्या है सिंगल विंडो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात चलेगी, जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहता है, जैसे IAS KS वाले लोग हैं। मैंने कहा वो वाला नहीं, आज पार्टिसिपेशन की बात होगी, फेयरनेस की बात होगी, ओपननेस की बात होगी। ये अभी सिंगल लाइन पे नहीं है। जैसे आपका ये वाला आ गया पंचायत, उसमें कौन आ गया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। आप ही आपका सेक्रेटरी जो होगा, देखो विलेज लेवल वर्कर एक ठीक है, आपके साथ एसोसिएटेड होगा, अकाउंट वाले आपके साथ, आप
जो ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर है, असिस्टेंट जो कमिश्नर डेवलपमेंट है, एक आपका एक लगा। लेकिन कहाँ पे होगा? ग्राम सभा है, सोशल ऑडिट है, और सोशल ऑडिट में भी जो उसके भी क्या है, वहां पे आपको देखो ये लोग जो पंचायत से निकले होते हैं, ग्रास रूट पे होते हैं। हमने ऐसा ही एक प्रोग्राम किया था जी, जोरी में था, तो वहाँ पे लीगल सर्विस सोसाइटी वाले, तो मैं चेयरमैन था, वहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। तो वहाँ पे उस वक्त ये महात्मा गांधी नेशनल रोजगार पे बात हुई थी। अभी वो वाला चौपाने वाली बात हुई है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। पब्लिक एक्ट में बताता हूँ, विसल ब्लोअर ये आरटीआई से अलग है, ये भी है। आपके सीवीसी जो प्रोग्राम क्या था, एसीबी और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम टच किया था, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को ले जाता है। ये जो ये 73-70 अभी भी बात हुई है, और सबसे इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये जो आपको मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दो, सॉरी असेंबली बना दो, पार्लियामेंट वाले बना दो, उनका काम है कानून बनाना। जैसे इंक्लूड करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो अदरवाइज पीपल रिप्रेजेंट। लेकिन सही मैनर में कौन है? जो आपके पंचायत राज में जो सरपंच, और आगे आपके आ जाएंगे जो वाले दूसरे जी ब्लॉक वाले, फिर आगे। और इतनी इंपॉर्टेंस दी अभी डीडीसी को, मैं ब्लॉक का भी टच करूंगा, वो तो हमने तो डीडीसी का आदमी आज आपने पीछे देखा हुआ, तब ये उनका ये जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो प्रेसिडेंट रूल था जो आप डायरेक्टली कह सकते हो, एलजी उसको ये करता है, ऑपरेट करता है उसको। तो उसमें कौन चढ़ाता था फ्लैग, अनफर्लिंग और फ्लैग हास्टिंग कौन करता था? डीडीसी चेयरमैन करता। उसमें लेडीज पार्टिसिपेशन, और उसमें 33% जो रिजर्वेशन भी हो गई, तो उसमें भी इलेक्शन हो जाएगी, इलेक्टेड बॉडी आने वाली है, और इस पे बात हो रही है, और ग्रास रूट पे। और ये आप लोग हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम है। अगर आप महात्मा गांधी जी जो स्कीम अगर पढ़ो, इसमें है कि मशीनरी का कितना इस्तेमाल है और लेबर का कितना इस्तेमाल। कोई जवानी बात नहीं, सब आपकी जो भी आप काम करोगे ऑन रिकॉर्ड, अगर आप, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंट पार्टिसिपेशन भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। और वो वाली वो वन साइडेड गवर्नमेंट, सिंगल विंडो वाला मामला नहीं चलेगा। आप तो वनरेबल हैं, जो रूरल वाला है सीधा आके गांव का आदमी चढ़ जाता है, सेक्रेटरी में पहुंचना है तो उधर सिक्योरिटी चेक, दूसरा चेक हो, और आपने फिरते रहना है। हम कईयों को पूछते थे सेक्रेटरी जो पंचायत से कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या करते हो, और लिखना पढ़ना आपका काम है। और लिखना पढ़ना वो वाला ये वाला नहीं है मैंने जैसे पेपर में आया हुआ, तो लिखना पढ़ना आजकल सारा पोर्टल पे चलता है, जो आपका पोर्टल होगा जो भी है, और जो इन्होंने गारंटी दी है पुलिस सर्विस की, और इजी गवर्नेंस की बात हो रही थी, तो उस पर तो कोई कागज आपको सारा वहाँ से ऑपरेट, और आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको सारा ये समझना पड़ेगा, ये जो सारे काम हैं। तो पोस्ट आपकी चाहे गस्टेड है, नॉन गस्टेड है, लेकिन काम बड़ा है, और सारे आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। मैं बता दूं, चाहे वो सेक्रेटरीट में कोई भी बैठा होगा, डिप्टी कमिश्नर भी, आप बेसिकली आप एक सारी इंफॉर्मेशन, और आप थक जाओगे इंफॉर्मेशन देते मतलब बेसिक फंडामेंटल, और थक जाओगे आप, इंफॉर्मेशन इतनी आती है, और आप बैठे रहोगे जो इधर ही आपने मतलब जो उस पर आपने जो भी आपका कोई सिस्टम होगा, तो वहाँ से मीटिंग होगी, और आप लोग इन्वॉल्व हैं, डाटा है, बहुत कुछ है। तो इतना ये जो काम हो गया ना, हम कई ऑफिसर्स को पूछते हैं, सेक्रेटरी के पास तो 6-7 बजे बैठते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं, क्योंकि क्या है, आप तो इस एक्सेसिबल हो ना, कहीं पे भी आपको एक बार जब मैं ये आस्ता आस्ता हम लोग चेंज हो रहे हैं,
और जो वो किंग वाला मामला नहीं है, भाई किंग है, सिंगल है, वो जो भी कानून भी बनाएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद करेगा, सजा भी खुद देगा, और वो ट्रायल भी खुद होल्ड करेगा। जहाँ सारा काम खुद किसी ने करना है, आपको सिर्फ वो उधर खड़ा होना है। मुझे लगता है ऐसा ही है। देखिए RTA एक्ट, थोड़ा सा मैं अभी ये इस पे RTA एक्ट क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या है, एक भी है राइट, किसका है, राइट एक सिटीजन का है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड ये नहीं, आप मैं आप तक ही कन्फाइन करूंगा, अगर थोड़ा और भी एक्सपेंड करूंगा। योर रिकॉर्ड वो सिर्फ सेक्शन 8(3) है जहां पे इंफॉर्मेशन विद होल्ड कर सकता है वो PIO। अब मैं साथ बताता जाऊंगा, आपको भी आइडिया होगा इसका। तो किस ग्राउंड पे, जहां सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी कहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी इंवॉल्वमेंट है, जहां किसी की प्राइवेसी कहीं डिस्क्लोज होती है, इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की निष्पत्ति मांगती है, तो वो हम पे प्राइवेसी है। जहाँ कुछ कोई जैसे कोई फार्मूलाज होते हैं, जैसे समझो आप क्या है जी, कोका कोला वाला का है, जब कोई भी है वो वाली इंफॉर्मेशन आपको होगी, किसी को वो इंफॉर्मेशन दे दो तो वो विद हेल्प कर सकता है। तो हमारा कंट्रोल, एक मैं और बता दूं, जो हम एक और कहते हैं ना, ये भी बात कल एक मुझे क्वेश्चन भी आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मैं थोड़ा इसके साथ जोड़ दूंगा, उसने हाउ वी कैन एक्सरसाइज फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर। अभी तो सारा सिस्टम प्राइवेट हो गया ना, तो हमने कहा ये सारी मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो उनको भी पार्टी बनाए, इनको भी पार्टी बनाना, तो वो तो किसके नीचे कंट्रोल काम कर रहे हैं, तो वो तो किसी मिनिस्ट्री के नीचे होगा ना। प्राइवेट सेक्टर कोई भी है, जो भी आउटसोर्स हो रहा है, जहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग इन्वॉल्व किए, तो वहां से उनको डायरेक्शन होगी कि सप्लाई इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगी। तो इंफॉर्मेशन अभी प्राइवेट सेक्रेटरी, आप नहीं कह सकते कि पंचायत सेक्रेटरी सर ये पंचायत वालों को पता है ये फंड्स कहाँ से है। और एक आप देखना, अभी आप थोड़ा सा रूरल अगर टच करो या कहीं भी अर्बन इलाके में, तो गांव के बाहर एक सारी इंफॉर्मेशन की बात करना, और होता है कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे इतना पैसा लगा, ब्लॉक का जहाँ कुछ कहीं पे तो इतना खर्चा, कोई भी कोई हेल्थ वाला है, एजुकेशन है, कोई भी गाँव, तो बाहर तो ये क्यों आया, जब ये एक्ट बना 2005, उन्होंने कहा सेक्शन 4 है इसका, उसने कहा सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, दैट शुड बी इन पब्लिक डोमेन। तो पब्लिक डोमेन में वो 120 दिन में था एक्ट बना था, अदरवाइज नाउ तो कंटिन्यू अब तो करना है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में, जो पब्लिक को देनी है, सो मोटो है। बाकी तो RTA की एप्लीकेशन तो सेपरेट है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इसका बहुत बजान और बहुत बड़ा कर दिया इसको। ईमेल कोई भी है आपकी, कोई आपने मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का, कहीं कोई उठा, तो यू आर सपोज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जैसे कोई रिकॉर्ड है, कोई वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है, तो आप कह रहे हो इंस्पेक्शन कर लो, ये इंफॉर्मेशन क्या है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट की है, चाहे वो आपके किसी उसमें भी डाल के दे सकते हो, ये जो आपके ये डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो ये गवर्नेंस की बात है, तो गवर्नेंस आप किससे हो रही है, सारे जो डिजिटलाइजेशन भी है, और साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन ई गवर्नेंस से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इन्वॉल्व। तो उसके बाद ये सबसे पहले एक और क्वेश्चन, पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, साथ साथ थोड़ा टच करते रहेंगे थोड़ा, ये क्यों बनाया गया, भाई देयर वाज ए नीड टू हैव दिस RTA एक्ट। क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, थोड़ा आइडिया है आप लोगों को? कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक थी कि इसका हाउ इट वाज, ये there was a movement called मजदूर किसान शक्ति संगठन by अरुणा राय, और भी लोग थे। in that इसको कॉन्स्टिट्यूशनल टच कैसे दिया गया, हाउ, देखिए कोई डिमांडें लोगों की होती रहती, पीपल रेजेस द डिमांड्स। ये जो लोग हैं कुछ एकेडमिक साइड से, जैसे मैडम है तो जो रिसर्च करते रहते हैं, तो ये जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, क्रिटिक्स लोग,
जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो NGOs हैं ये काम करते रहते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इसको कहीं तो डालना था ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन टच कैसा है इस एक्ट का, थोड़ा आइडिया दो। The Supreme Court judgments, like in Raj Narayan case, I think in 1976. वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद भी आई है एक, उसके 1986 में, वो 75 की थी, मैं बच्चों थे जब इमरजेंसी थी, तो वो भी है। तो इसको टच दो ना कि किसके कैसा, थोड़ा एक्सप्लेन करो, मैं आगे दो। इसमें क्या था कि आर्टिकल 90 एवरीबॉडी इज नोइंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ताकि आपको आगे केएस वाला एग्जाम में बच्चों को आगे दूसरे भी देना, अदरवाइज वन मस्ट नो। तो आप लोग एजुकेटेड हैं, तो हम लोग इस पे हैं, अच्छे लोगों से बात करने हैं। तो मैं छोटे बच्चे होते हैं लास्ट स्कूल वाले, उनसे भी बातें डेवलप करता हूँ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसने कहा हमारे पास डाटा नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हाउ वन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स, कैसे एक्सप्रेस करा, स्पीच कैसे करा दे, पॉलिटिकल लीडर ने बात की। तो वो फिर बात आ गई कि तो डाटा, शेयरिंग ऑफ डाटा, ये तो आज तक जहाँ तक आ गया है। मैंने एक बुक पढ़ी, दुर्लभ, जो हमारे जहाँ पे काफ़ी काम किया, IB में थे राग, और IB काम किया उन्होंने, राग में भी किया, IB में। उन्होंने कहा कि हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसी FBI है, ISI है, जहाँ चाइना की है, तो हम भी एक्सचेंज करते थे क्वेश्चन, जहाँ पे ट्रस्ट, इन ऑर्डर टू क्रिएट ट्रस्ट, बहुत बुरी करते हैं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाले उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ, हमें पता ही नहीं होगा कि अंदर क्या हो रहा है गवर्नमेंट में। तो आप कह रहे एक उसके बाद वाली 86 में वो है, तो वो भी, तो ये RDA एक्ट उससे ये आर्टिकल 91A से निकला। तो आगे बात आ गई जी वाली, जो इसका ओरिजिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रगल बहुत हुआ है। आप जो लोग देखते हो पीछे, एक पहले क्या हुआ था, एक और एक्ट आया था, which was called as a freedom of information एक्ट था। तो उसमें, उससे पहले भी ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या था, सबसे पुराना एक्ट आपको आइडिया होगा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलो, जिससे ये इंफॉर्मेशन नहीं देते थे लोग, क्या, कौन सा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। उसमें ही उसी का एक स्पीच आप लोगों, जो आपका सेक्शन 8(3) है, वो ऑफिशियल सीक्रेट के साथ ही जोड़ लो, उसके साथ जोड़ सकते हो। तो फिर बात जो एक आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, गोल्डन ट्रायंगल, वो आइडिया है आपको, जो संविधान का एक 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल कुछ NDPS में बनता है, हमारे जो नशाखोरी में भी बनता है, वो भी बनता है हमारा, और एक क्रिश्चियन बनता है, वो एक 3 कंट्रीज है, 3, तो भी आइडिया होगा आपको। चलो हम जितना डिटेल, इस गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 40, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, ये बेसिक जो है ना आपके सारे, इसमें आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी मस्ट बी among equals, not among unequals। तो आप कह सकते हो ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट, और हर एक राइट जो है दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, जो इसको रेगुलेट किया है। तो आप सेक्शन 19 पे आ जाता हूँ, तो जल्दी जल्दी लोग 19 का क्या है, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट नॉट एड स्पीच, एडेड स्पीच रेगुलेट हो रहा है। ये भी एक बात है। अभी आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, तो उसको इतना एक्सपैंड कर दिया। आप जो आपका महकमा आएगा ना, राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट एक बना दिया 5 से 14। तो ये मनरेगा के नीचे जो महात्मा गांधी 100 डेज प्रोग्राम, आप इसको कह सकते हो कि भाई ये गारंटी दे दी है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट। आर्टिकल की एनवायरनमेंट की बात है, शेल्टर की बात है, कोई भी बात है। अब गवर्नमेंट 3 Bs क्यों देती है, आप तो अभी पार्ट बनने जा रहे हो गवर्नमेंट का पार्ट, 3 कहते हैं ना, 3 Bs दे मुफ्त में खाना देते जी, एक एग्जिस्टेंस के लिए, और एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं, एक डिग्निफाइड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, जो सुप्रीम कोर्ट ने अवाल किया है। तो बोला
कि ऐसे नहीं है कि लाइफ इज ए वेरी सेंसिटिव। तो इसी से मैं दो आ जाऊंगा आर्टिकल 21 पे, उस पर 19 भी टच हो जाएगा, 14 भी किया है, एक जजमेंट दे दो, दो जजमेंट है, जजमेंट भी थोड़ा सा इसमें, जो इसमें भी काम आएगा आपका आरटी एक्ट, जहाँ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखे मैनेजर लीडर, और हम पूछते थे बच्चों को मैनेजर लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों में क्या फर्क, आप भी ये तो मैडम रोज बच्चों जो आप लोगों को बताते होंगे कि इसमें है। तो ये कंसेप्ट जो एक ब्यूरोक्रेसी को आप कह गया है, ये सारे ब्यूरोक्रेट हैं, ये क्या एक सोच उसको नेगेटिव साइड से एक टॉन्ट करके, तो इसको भी ये भी इस पर भी काफी बात है। तो मैं आया कहूँ जो मैं बात कर रहा था, पहले एक गोपाल का केस आया, एक 1951, एक एमनेस्टी लीडर, तो आपने देखा होगा इसमें आर्टिकल 21, इसमें भी आगे इसमें भी टच, प्रोसीजर एस्टैब्लिश पहला किसी की पर्सनल लिबर्टी कंटेन करनी है, रिस्ट्रिक्ट करनी है, हाउ इट कैन बी डन बाय प्रोसीजर, ये आपका आर्टिकल का जो इंग्रेडिएंट है उसमें कंटेंट है, उसकी डेफिनेशन है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो कैबिनेट मिनिस्टर था डिटेन हुआ, उन्होंने कहा यार डिटेन किए हमने, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में गए, वो पहले हाई कोर्ट में गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट की मेरी डिटेंशन क्वेश्चन। तो ये देखिए आप कहेंगे ना फ्रीडम, जी कहते हैं चाहे हम स्ट्रगल से गुजरे थे, फ्रीडम फाइटर्स निकले थे, तब भी जी प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि पब्लिक ट्रांक्विलिटी, पब्लिक पीस, लॉ एंड ऑर्डर पीस के लिए चाहिए, और कॉमन आपका एक बंदा यहाँ पे आपकी क्लास में कोई गड़बड़ करेगा तो कलेक्टिवली आप सारे इफेक्ट होंगे। तो एक बंदे को चेक करने के लिए पब्लिक जो पीस है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, उसको एक बंदे की सेक्रीफाई की जा सकती है, इंडिविजुअल फ्रीडम, तो वो डिटेन किया जाता है। तो उन्होंने कहा प्रोसीजर जो अवेलेबल था अंडर डिटेंशन एक्ट दैट वी हैव अडॉप्टेड एंड अकॉर्डिंगली वी हैव डिटेन द मैन, यू कैन अंडरस्टैंड। तो फिर क्या हुआ, ये अवाल होता गया, इसमें आपको काफी केस पड़ेंगे, मेरे पास पूरे हैं, एडीएम जो रिपोर्ट आया, बहुत केस आए, छोड़ो लंबे हो जाएंगे, सीधा हम आ जाते हैं मेनका गांधी के केस में। तो वहां क्या बात हुई, ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या, वहां उन्होंने कहा कि वी हैव फॉलोड द प्रोसीजर एज इज प्रोवाइडेड ऑन पासपोर्ट एक्ट, देन शी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट and for question and I should be allowed to go abroad, वो freedom of movement भी है, तो 24% liberty भी है जाने, तो उन्होंने कहा कि we have adopted the procedure as was available in the passport, तो उन्होंने नहीं वो वाली बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी रिविजन करता है, लॉ अबाल होता है, तो वहाँ पे आ गया प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आदि आइटम पार्ट ऑफ जे है। तो पहले कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी, आज देखो कोई भी प्रोसीडिंग आपके पास कोई एप्लीकेशन लगेगी, मैं अभी अब प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल दूँ, आपके पास एक एप्लीकेशन लगेगी, जस्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई जज है, कुछ भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, उस क्वासी जुडिशियल एक्सरसाइज होती है जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, जैसे आपकी बात आ जाएगी जहाँ पे CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन, इसमें भी क्वासी जुडिशियल एक्सरसाइज होती है, जो डिसीजन होते हैं, तो उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है कुदरत जो चाहती है, कुछ राइट्स हमारे हैं ना, ये एक नेचुरल राइट्स, जैसे हमें सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, और दूसरा क्या होता है, तीसरा एयर, सनलाइट और वाटर, जो रिपेरियन ऊपर वाला है वहां से चलती है नदी, लेकिन इंडिया एक बार तो जब इंडस वाटर ट्रीटी तो आपके नॉलेज में है, साइमल्टेनियसली क्या है रिपेरियन, वो जो एक्सरसाइज करता है उसका राइट रिपेरियन ओनर होगा, जो ऊपर से आएगा पानी वो नीचे वाले वो रोक नहीं सकते, तभी यहाँ पे डिस्प्यूट राइज होते हैं, किसके, जो कि भी आप कितना लेवल उठा लो बनाते हैं डैम वगैरह, तो वहां पे क्या है ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट कहाँ का था, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से कहाँ अडॉप्ट होता था, जैसे अभी बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, लोग ने कहा इधर से लाया उधर से लाया, वहां पे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं
तो ये कहाँ से था, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से, ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ अवार्ड किया कि ड्यू प्रोसेस हमने क्या है, फेयरनेस। और फेयरनेस का क्या है, 3 प्रिंसिपल हैं नेचुरल जस्टिस के। नो वन कैन बी जज इज ओन, खुद ही जज और खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुलजिम, वो भी नहीं चलेगा। और ये वाली बात जो आ गई आपकी, जो इसमें उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी देनी बिफोर विद होल्डिंग हर पासपोर्ट, इम्पोर्टिंग हर पासपोर्ट, वो वाली नहीं की थी। उन्होंने कहा ये प्रोसीजर ही ऐसा है, वो ये चीजें अवाम। तो ऐसे ही इसमें भी RTA एक्ट जब आया तो उन्होंने फेयरनेस की बात कि भाई मतलब आपको इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। और फिर इसमें काफी लंबी चौड़ी, तो आगे हम आ जाते हैं। ये वाला जो आपका एप्लीकेशन, तो आइडिया होगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो उसमें विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशन। तो क्या है पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होगी, जो भी एक, और आज का तो एक्सपेंड हो चुका है, जजमेंट आ चुकी है जो हमारे हाई कोर्ट्स एंड जुडिशरी। और हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक विदहोल्ड क्या कहाँ करते हैं, जहाँ हमारा ये जज को ये नहीं पूछ सकते कि आपने फैसला ये क्यों किया, ऐसा नहीं। जहाँ कल एक जजमेंट आई है जहाँ पे CIC ने दी है, ये पंजाब हाई कोर्ट के, पंजाब हाई कोर्ट ने उस पर बात दी है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक किया था कि इनको नहीं पूछ सकते आप कि ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, रेड हुआ, तो ED वालों को जो उसको पकड़ा गया था, तो उसने ये भाई कैसे क्या क्यों अरेस्ट किया गया, बाकी तो रिकॉर्ड दिया जाएगा अपना ट्रायल में हुआ ग्राउंड्स के। कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो सीक्रेट है, जो जब कोई चार्जशीट पेश होती है ना, कुछ इंफॉर्मेशन, अभी तो लॉ वो भी अवाल हो गया कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट विद होल्ड करते हैं, वो पब्लिक में कुछ सीक्रेसी होती है कि कौन सोर्स डिस्क्लोज करना। आपको ये आइडिया होगा कि जो लॉ है हमारा, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, जो हमारे नए 3 लॉ के क्रिमिनल, उसमें ज्यादा हम करेंगे साक्ष्य अधिनियम, भारतीय जो इंडियन एविडेंस है, उसमें एक सेक्शन है 4-5 एक चैप्टर है समझो आप, जिसमें ये कम्युनिकेशन जो है, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन, जैसे कोई इंफॉर्मेशन दी, जैसे आप भी आप आ जाते हो आपने, तो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, सेक्रेटरी हैं, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्क्लोज हाउ आई हैव गॉट इट, मतलब दे कैन नॉट बी कंपल्शन, जैसे पुलिस के सोर्स ऊपर कहते हैं ना, वैसे पुलिस के होते हैं। तो जो जैसे कुछ मियाँ बीवी में कुछ कम्युनिकेशन होता है, जिन लंबी बातें हैं, तो कुछ जो प्रोफेशनल जैसे क्लाइंट है, डॉक्टर है, डॉक्टर कौन डिस्क्लोज की उसमें, तो ये सारे वो वाला भी। तो ये जो RTA एक्ट के यही ऑब्जेक्ट है, फेयरनेस लाना, ओपननेस लाना, और ये जो एक लोगों तक जो, क्योंकि लोगों तक तभी पहुंचेगी बात जब जो स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, दूसरा है, तभी एग्जीक्यूट होंगी, फिर जब लोगों को पार्टिसिपेशन होगी। और आपके केस में पार्टिसिपेशन है, और गुड गवर्नेंस का या गवर्नेंस का एक पार्ट ये भी है, पार्टिसिपेशन भी है। पार्टिसिपेशन आपने उनके साथ जो भी बनाना पड़ेगा, मतलब जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा वहाँ पे, आप लोग तो आप भी वहाँ पे, तो आप प्रोवाइड करोगे जो जनता, जो चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पंच होंगे, ब्लॉक लेवल एडिस्ट, कैसे कौन सी पॉलिसीज बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं। तो ये भी एक गवर्नेंस का, दोनों हम साथ साथ में ही देते जाएंगे। ये एक्ट बना था 12 अक्टूबर 2005 को, ये मेड इनफोर्सेबल जो RTA एक्ट था। तो हिस्टोरिकल मैंने आपको बता दिया। एक और मैं बात करूँ, आपको ये आइडिया है, आपको ह्यूमन राइट पढ़े होंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब हुए थे? ये 1948 क्यों हुए थे, क्यों आए उस वक्त, क्या आइडिया था आपको, थोड़ा हिस्ट्री क्या? कोलोनाइजेशन में भी, कोलोनाइजेशन भी होगा, वर्ल्ड वार सेकंड जो फर्स्ट हुई, तो उस वक्त खत्म हुई, तो उस वक्त कुछ लोग इन्होंने सोचा यार ये कितनी वायलेशन क्या था ये, तो उस वक्त तो ये जो सारी
तो आपने देखा होगा, एक मैं आपको थोड़ा सा बाहर जाता हूँ इससे, तो उस वक्त जो दो फोर्सेस थी, आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग एक्सिस तो सारी इकॉनमी खत्म हो गई थी। किसकी मोस्टली किसकी हुई थी इकॉनमी बताइए? जो आपने कैलोरी की बात की ना, यूरोपियन को मत टच करो, यूरोप बहुत बड़ा है। इंग्लैंड का लंदन शहर, दूसरा शहर जो थे ना, जहाँ पे एक और मैं बात करता हूँ बच्चों को, या आपको भी बात करूंगा कि ये जो फ्रीडम है, हम भी कहते हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, स्ट्रगल हुई, दूसरा तीसरा लड़ते रहे 200 साल, समझो मैं तो 1000 साल की गुलामी की बात करता हूँ। वो ही मैं बताता हूँ, दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ, हमारे पे गुलामी, गुलाम करके हमारे पे राज कौन किया? गुलामों ने भी किया। कर लिया उसने 1000 रजिया सुल्ताना, अल्तमिश जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया, दूसरा तीसरा। तो ये सारे ये जो स्लेव थे, जो किसने छोड़े थे? मोहम्मद गोरी ने। जो जब गया था उसने कहा चलो इन पे राज करो, ये कौन से डाइवर्स इंडिया, अलग-अलग जात में छोड़ते हैं। ये थोड़ा सा इमोशनल। आप लोग ग्रास रूट पे हो, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये बातें आपको आएंगी, इसलिए ये इंडिया भी डाइवर्स है, इसको कैसे इकट्ठा रखें? ठीक है, डाइवर्सिटी है, स्ट्रेंथ है, फेडरल सिस्टम भी है, यूनिटरी बात भी है। तो हमारा अभी ये एक कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, जो रोज आप पूछते हैं प्रेस वाले कि भाई देव एलजी के पास पावर ज़्यादा है सीएम, तो आपको ये भी एक आगे आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, इंफॉर्मेशन दोनों के नीचे है काम करना है। तो आपको क्या है, एलजी है, एलजी बॉस है, तो दूसरा सीएम भी बॉस है, और आपका एक अलग है सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका चीफ सेक्रेटरी। मैं तो आपको कहूँगा जो चीफ सेक्रेटरी है, जो आरडीडी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, और जो डिप्टी कमिश्नर, और जो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आ गया, उसके एसीडी आ गया, और डिप्टी कमिश्नर डिप्टी, यही लोग आपके रहेंगे ना। तो आप अपना काम करते जाओ, काम करना पड़ेगा। काम ये वाला नहीं है कि आपको पूरा पेपर वर्क जो है जे आप अगर आप लिखना पढ़ना जानते हो, लिखना पड़ता है, आई कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है, वहाँ पे लिखना पढ़ना और किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आज मुझे कहता है जो ई गवर्नेंस की बात है, और उसमें तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के नीचे तो पहले वाले जो चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने सारी सर्विसिंग तो उस पर डाल दी थी, किस पे कि वो इससे मिलेगी, और ये नहीं होगा कि आपको ये वाली। तो बाकी अगर अभी आप पूछो, कोई पूछना है तो मैंने तो ये दिया, तो अगर कंटिन्यू करना तो मुझे कंटिन्यू कर सकता हूँ, बताइए, पूछना है पूछते जाओ बीच बीच में। तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसे थोड़ा सा एजुकेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट आया जी? केशव नंदा भारती है, तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, 42 हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर में एक लिस्ट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, तो उसमें इस पे भी आ रहा हूँ मैं, जो इस पे इसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये रूल ऑफ लॉ, इससे बेसिक स्ट्रक्चर, और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कहते हैं ना गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस हो चाहे आपकी गुड गवर्नेंस है या गवर्नेंस है, इसमें भी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून का राज चलना चाहिए। मैं एक बात कहूँगा आपको, ये क्या होता है कि आपके पास जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, जो सेक्रेटरीट में करते हैं ड्यूटी, एप्लीकेबिलिटी करते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में जो इंटरप्रिटेशन जो करनी है ना, हम ये कहेंगे आपको, ये तभी कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेट क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स है, जो गवर्नेंस है वो रूल ऑफ लॉ ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेबिलिटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेबल करता है, हाई कोर्ट करता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में, ऐसे ही हम नहीं कहते कि यू ओवर रूल द रूल, जो भी रेगुलेशन रहा है, लेकिन अगर किसी को फायदा दे सकते हो, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में ये इसमें फायदा होता है, तो आप अपने नीचे से नोट बना के ये भेजते यार, ये वाला अगर हम, क्योंकि एक ही क्या होगा, आपके पास कन्फ्लिक्ट बहुत आएंगे,
पॉलिटिकल पार्टीज अलग-अलग हैं, और जो आप काम करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सारे कोई अनकंट्रोल्ड लॉट आपको मिलेगा जो भी लोग होंगे। क्यों कि पॉलिटिकल पार्टी का होगा, आप सीधा कह सकते हो किसी प्रेसिडेंट को, उसका पार्टी का जो भी लोकल एमएलए होगा, तो जिन लोग जो ये चुने जाते हैं 5 सरपंच, इनकी कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे बॉस खुद सेल्फ स्टाइल होते हैं, इनको डील करना।